Hello guys, welcome to Chemistryfied. In this video, I am going to explain you about entropy production. Consider a system in which there are n corresponding flows J1, J2 up till Jn and n corresponding forces x1, x2 up till xn. So हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें हमारे n नंबर ऑफ फ्लोज हैं जिनका नाम हमने J1, J2, J3 अप टिल Jn दिया है और उन्हीं के n करस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं जिनका नाम हमने x1, x2, x3 अप टिल xn दिया है. If this system is left to itself, it will finally attain the state of equilibrium. और इसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे तो ये अपनी equilibrium कंडीशन को मेंटेन कर लेगा. At the steady state, the Onsager relation given by J1 equal to L11 x1 plus L12 x2 plus L13 x3 and so on are valid only if the fluxes and forces are taken in such a manner so as to define a new function, that is entropy production. So at steady state हमारी Onsager relation तभी valid होगी जब हमारे फोर्स और फ्लक्स एक न्यू फंक्शन को डिफाइन करें और वो न्यू फंक्शन हमारा एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा. एंट्रोपी प्रोडक्शन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. सो एंट्रोपी प्रोडक्शन कैन बी रिटन एज सिग्मा इक्वल टू समेशन ऑफ एन कॉम्पोनेंट ऑफ जे आई इंटू एक्स आई फिर आई इक्वल टू 1, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्मा इज इक्वल टू J1 इंटू x1 प्लस J2 इंटू x2 प्लस J3 इंटू x3 up till Jn into xn because we have n number of component. अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे where sigma is the entropy production per unit time per unit volume resulting from all the irreversible processes occurring within the system. According to second law of thermodynamics, entropy production is positive definite. Therefore, we can derive certain relation among phenomenological coefficient. अब हमें पता है through second law of thermodynamics कि हमारी entropy increase होती है, यानी हमारी entropy की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी. और अगर हम irreversible thermodynamic या फिर नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं तो हमारी entropy की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी हमेशा. सो हम एंट्रोपी प्रोडक्शन और फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ सिस्टम हैविंग टू फ्लक्सेस J1 एंड J2 एंड टू करस्पॉन्डिंग फोर्सेस x1 एंड x2. अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो फ्लक्सेस हैं J1 और J2 और उनके दो ही करस्पॉन्डिंग फोर्सेस हैं x1 और x2, तो ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? तो ऐसे सिस्टम की एंट्रोपी होगी सिग्मा इक्वल टू J1 इंटू x1 प्लस J2 इंटू x2, क्योंकि ये सिर्फ दो कॉम्पोनेंट सिस्टम है. इस इक्वेशन को अब हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम J1 और J2 की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम लीनियर फिनोमेनोलॉजिकल रिलेशन. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो. J1 is equal to L11 x1 plus L12 x2. Name this equation as equation number 3. J2 will be equal to L21 x1 plus L22 x2. Name this equation as equation number 4. Putting value of J1 and J2 from equation 3 and equation 4 in equation number 2. अब हम simply equation 3 और equation 4 को equation number 2 में substitute कर देंगे. So entropy production will be equal to L11 x1 plus L12 x2 whole multiplied by x1 plus L21 x1 plus L22 x2 whole multiplied by x2. अब सिंपली हम x1 को इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और x2 को इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सिग्मा इक्वल टू L11 x1 होल स्क्वायर प्लस L12 x1 x2 प्लस L21 x1 x2 प्लस L22 x2 होल स्क्वायर हो जाएगा. अब हम देख सकते हैं कि x1 x2 इन दोनों पार्ट में कॉमन है तो हम उसे एज अ कॉमन बाहर निकाल लेंगे. सो सिग्मा इक्वल टू L11 x1 होल स्क्वायर प्लस
L12 plus 21 whole multiplied by x1 into x2 plus L22 x2 whole square। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो का सिंबल लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक यानी नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक केस में हमारी एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो का सिंबल लगाया है। इस इक्वेशन को एज अ होल हम इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 हमें एंट्रोपी प्रोडक्शन और फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताती है। अब इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। Now we can choose the forces in such a way that either x1 is 0 or x2 is 0। अब हम क्या करेंगे, या तो हम x1 को 0 मान लेंगे या फिर हम x2 को 0 मान लेंगे। जब हम x1 को 0 मानेंगे तो ये टर्म और ये पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे 0। हमारा आंसर आएगा L22 x2 होल स्क्वायर के फॉर्म में। और जब हम x2 को 0 मान लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा L11 x1 होल स्क्वायर के फॉर्म में। Hence, from equation 5, it can be written as L11 x1 whole square greater or equal to 0 कब, जब हमारा x2 0 है, and L22 x2 whole square greater or equal to 0 कब, जब हमारा x1 0 है। इनको हम equation नंबर 6 मान लेंगे। This means that both the primary phenomenological coefficient L11 and L22 must be positive. So हमें equation नंबर 6 ये बता रहा है कि हमारे दोनों ही प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट यानी L11 और L22 क्या है, पॉजिटिव है, जो हमारी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे दोनों ही प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। Again, the quadratic form given by equation 6 will be positive definite only if the determinant formed from the four coefficient obey the following condition। अब हम इन्हें determinant form में लिखेंगे। L11 L11, L12 L12, L21 L21, L22 L22। सिंपली अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट का और इस प्रोडक्ट का और दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो L11 और L22 मल्टीप्लाई होगा, सब्सट्रैक्शन का माइनस साइन लगेगा, फिर L12 से L21 मल्टीप्लाई होगा, फिर हम अपना वही सिंबल ग्रेटर और इक्वल टू 0 लगा देंगे और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू ऑन-सागर रेसिप्रोकल रिलेशन L12 इज इक्वल टू L21। अब हमें ऑन-सागर रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप के थ्रू पता है कि Lij इज इक्वल टू Lji। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा है, प्लीज़ आप उस वीडियो के थ्रू जाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस वजह से हमने L12 और 21 को बराबर कर दिया। अगर मेरा 12 और 21 बराबर हो जाएगा तो मैं एक ही कॉम्पोनेंट ले सकती हूँ और उसका स्क्वायर कर सकती हूँ। फिर मैंने क्या करा है, इस टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज L11 इंटू L22 ग्रेटर और इक्वल टू L12 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑन-सागर रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप के थ्रू कि L12 इज इक्वल टू L21। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो अंडर रूट बन जाएगा। तो हम लिखेंगे L12 लेसर और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L11 इंटू L22। नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 9। In general, magnitude of Lij lesser or equal to under root of Ljj into Lii। तो ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको इक्वेशन नंबर हम 10 दे देंगे। वेयर 1 डिनोट द एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, जो हमारे प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट होंगे वो हमारा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे। द प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट L11 एंड L22 आर ऑलवेज पॉजिटिव, whereas cross coefficient L12 and L21 may be positive or negative। हमारे प्राइमरी फिनोमेनोलॉजिकल कोएफिशिएंट हमेशा ही पॉजिटिव होंगे और हमारे क्रॉस कोएफिशिएंट यानी 1, 2, L21 वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट एंट्रोपी प्रोडक्शन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।